तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस अपॉन 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू होल स्क्वेयर dx। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन देखिए, हम यहाँ पे है क्यूब रूट, तो हम चाहते हैं कि ये क्यूब रूट हमारा हट जाए, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट x माइनस टू इज इक्वल टू टी क्यूब मान लेते हैं। जैसे ही टी क्यूब मानेंगे ना और यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करा हमने इसको, तो dx इज इक्वल टू बन जाएगा 3t² dt। ठीक है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी देखना होगा। तो जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास टी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। और जब x इज इक्वल टू 29 रखेंगे तो टी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 27, यानी यहाँ से t की जो वैल्यू आई वो आ गई 3। तो हमारा जो नया इंटीग्रल बनेगा उसका लोअर लिमिट हो गया -1, अपर लिमिट हो गया 3। x माइनस टू के बदले में टी क्यूब रखेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ t टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ t टू द पावर 6, और dx के बदले में हमारा हो जाएगा 3t² dt। ठीक है, क्यूब रूट हटा देते हैं तो ये बन जाएगा -1 to 3। एक कांस्टेंट है 3 तो हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये बन जाएगा t² और इंटू t² t टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस t² dt। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि जब हमारे पास इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है तो हम उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -9 एंड +9 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नीचे में बन गया 3 प्लस t² dt। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये बन जाएगा -1 to 3। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं t² + 3 और इंटू t² -3 एंड +9 अपॉन t² या 3 + t² dt। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स -1 to 3। इसमें आप रखिएगा तो ये बन जाएगा t² -3 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस t² dt। अब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए t² का इंटीग्रेशन हो गया हमारा t³ / 3 -3t और प्लस 9 अपॉन, ये देखिए 9/9 dt अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस t² है, तो a dt अपॉन a² प्लस t² के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाता है, 1/a, a के बदले में √3 tan इनवर्स t अपॉन √3। ये एक्सप्रेशन बन गया। लिमिट है हमारा -1 से 3 तक। ठीक है, -1 से 3 तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट बस हमें वापस से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो ये बन गया थ्राइस, जब आप अपर लिमिट डालिएगा तो 27/3, तो ये बन गया 9 - 9 प्लस 9/√3 tan इनवर्स 3/√3, तो tan इनवर्स √3 बन गया, उसकी वैल्यू हो जाती है π/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1/3 प्लस 3 एंड ये बन जाएगा tan इनवर्स -1/√3। तो tan इनवर्स -1/√3 की वैल्यू होती है -π/6, तो ये बन जाएगा -9/√3 π/6। और कुछ नहीं, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा, ये 9 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से पाई वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, तो 3 टाइम्स ये 9π/3√3 है,
और यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो एक काम करते हैं, कैंसिल भी नहीं करते हैं, इनफैक्ट 9/6√3 है और ये 9/3√3 है, तो ये बन जाएगा 27/6√3 पाई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स है, +1/3 और -3, तो ये बन जाएगा -8/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 to ∞ dx अपॉन x प्लस √1 + x² टू द पावर n। तो ये देखिए, ये भी जो एक्सप्रेशन है, ये ऐसे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सॉल्व किए थे। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे लेट, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, x प्लस √1 + x², इसी को हम t मान लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2√1 + x², है ना, और x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और ये हो गया dx = dt, है ना। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये बन गया 2 2 तो कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा x प्लस √1 + x² अपॉन √1 + x² dx = dt। तो देखिए, ये वाला जो टर्म है, ये तो हम t के फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम इस वाले टर्म के साथ हो गई, है ना, प्रॉब्लम इस वाले टर्म के साथ हो गई। तो देखिए, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं 1/t, ठीक है, इसी के करेस्पॉन्डिंग मैं 1/t अगर निकालूं तो ये बन जाता है 1/x प्लस √1 + x², और इसको हम रैशनलाइज करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा √1 + x² - x। ठीक है, अब क्लियरली ये वैल्यू आपको t दी हुई है, ये वैल्यू आपको 1/t दी हुई है, और आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी थी। तो क्लियरली हम यहाँ से दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास √1 + x² जो होगा, ये बन जाएगा t + 1/t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये न्यूमरेटर हमें t के फॉर्म में पता था ही, तो हम dx को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से t के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा t + 1/t अपॉन ट्वाइस, और न्यूमरेटर t था तो t dt, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, 1/2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो 1 + 1/t² dt। यहाँ अपना काम ख़त्म नहीं होता है, हमें इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब x = 0 होगा, है ना, तो उस केस में देखिए t की वैल्यू जो हो जा रही है वो 1 हो जा रही है, और जब x = होगा तो हमारे t की भी वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी हो जा रही है। तो जो नया इंटीग्रल अपना बना वो अब बन जाएगा 1 to ∞, ठीक है, dx के बदले में हम लोग लिखेंगे हाफ 1 + 1/t² dt, और डिनोमिनेटर में हमारे पास t⁴n है। तो ये 1/2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, और ये हो गया 1 to ∞, है ना। फिर ये बन जाएगा 1/t⁴n, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ t⁻⁻n, और 1/t² इंटू t⁴n बन जाएगा प्लस t⁻⁻n+2, है ना, और ये हो गया dt। अब तो बहुत आसान फॉर्म बन गया ये हमारा। तो ये बन जाएगा 1/2, इंटीग्रेट करते हैं तो ये t⁻⁻n+1 अपॉन -n+1, है ना, और प्लस t⁻, यहाँ पे -n-2 है तो ये बन जाएगा -n+1 अपॉन -n+1, है ना, और लिमिट हमारे पास हो गया 0 to ∞। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो दी हुई है >1, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, >1, तो क्लियरली यहाँ पे जो t होगा वो
डिनोमिनेटर में आएगा और इन्फिनिटी डालते ही वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया हमारे पास हाफ, अपर लिमिट डालेंगे तो दोनों ही टर्म 0 हो गए, माइनस लोअर लिमिट, सॉरी 1 था हमारे पास, 0 नहीं, लोअर लिमिट हम अब पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट डालिएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ n माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ n प्लस 1। माइनस हम इससे एडजस्ट कर लेते हैं तो फाइनल आंसर हमारा बना हाफ 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा n अपॉन n स्क्वेयर माइनस 1, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ I1 हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, I2 हमें दूसरा इंटीग्रल दिया हुआ है और हमें निकालना है I1 बाई I2 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि I1 को हम इंडिपेंडेंटली निकाल लें, I2 को हम इंडिपेंडेंटली निकाल लें और फिर I1 बाई I2 रेशियो करके निकाल लें। तो उसमें क्या होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि I1 और I2 इंडिपेंडेंटली निकालना इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम एक ट्रिक करते हैं। देखिए साइन को इंटीग्रेट करना आसान कब होता है, जब उसके साथ एक कॉस का टर्म हो, है ना। लेकिन अभी हमारे पास साइन के साथ कोई भी कॉस का टर्म नहीं है। हाँ, हम थोड़ा मैनिपुलेशन करके कॉस का टर्म जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है और इसका जो पावर है उन दोनों में 2 का डिफरेंस है और दोनों की लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं, हम करते हैं I1 माइनस I2। ठीक है, अब सिंस दोनों का लिमिट सेम है तो हम दोनों इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन एक्स टू द पावर √2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर √2 प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे कि साइन एक्स टू द पावर √2 माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो साइन एक्स टू द पावर √2 माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर में हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो देखिए कॉस का टर्म हमने जनरेट कर लिया, तो ये हो गया 0 से π/2 साइन एक्स टू द पावर √2 माइनस 1 और ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन को इंटीग्रेट करने के लिए तो सिर्फ एक ही कॉस चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लेता हूँ और इसको अब मैं इंटीग्रेट करूँगा बाई पार्ट्स से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो ये I1 माइनस I2 की जो वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो cos x को अभी हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं और हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, जैसा कि मैंने बताया था अभी लिमिट्स हम लोग भूल जाएंगे कि हमें लिमिट्स डालना है और हम लोग नॉर्मल बाई पार्ट्स की तरह इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये तो एक पार्ट हुआ माइनस, अब हमें कॉस का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इसको t मानोगे ये आपका dt बन जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिखा हुआ है t टू द पावर √2 माइनस 1 dt। तो इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा t, दैट इज इस केस में साइन एक्स टू द पावर √2, है ना, और ये हो गया dx। अब हम इस वाले पार्ट को फिर से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया cos x और sin x टू द पावर √2। हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालना है, 0 से π/2 तक, और यहाँ आपके पास बन जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, sin x टू द पावर √2 और इंटू साइन एक्स, तो sin x टू द पावर √2 प्लस 1 बन जाएगा। तो माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 0 से π/2, माइनस इनफैक्ट ये प्लस बन चुका है और ये बन गया आपका। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया, ये जब इंटीग्रेट करोगे आप
तो डिवाइडेड बाई √2 का भी तो टर्म आएगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई √2 भी होगा, है ना। और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि पावर से हमने डिवाइड भी तो करना पड़ता है, तो ये बन जाएगा 1/√2, है ना। और ये बन गया sin x टू द पावर √2 + 1 dx। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम है, यानी ये तो I2 बन गया, ठीक है। और लिमिट अगर इसमें आप डालोगे तो जब π/2 आप डालते हो तो कॉस की वजह से 0 हो जाएगा, और जब 0 डालते हो तो साइन की वजह से 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया आपका 1 यानी यहाँ से हमारे पास आ गया I1 - I2 = 1/√2 I2, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको चमत्कार होता हुआ दिख गया कि बिना इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाले तो ये √2 + 1 टाइम्स I2 हो गया। बिना इंटीग्रेट किए हुए I1 और I2 को हमने I1/I2 की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो I1/I2 की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 1/√2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसी कुछ ट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी ताकि बिना डायरेक्टली, बिना इंटीग्रेट किए हुए, बिना पूरी तरीके से एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किए हुए हम अपना रेशियो निकाल सकें, ठीक है।